प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन वंदन है। मेरी माता रानी से प्रार्थना है कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माता रानी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। मित्रों, आज हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 120 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी सहित सभी हिंदी की तैयारी करने वाले भाई बहनों के लिए मजबूती प्रदान करेगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाम रीतकाल का नहीं है? बताइए, इसमें से रीतकाल का कौन सा नाम नहीं है? प्रश्न नंबर 1 का तो पूर्व मध्यकाल नाम रीतकाल का नहीं है। सी ऑप्शन से है। एक किसका नाम है? तो ये भक्ति काल का नाम है, पूर्व मध्यकाल। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास का रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ऑप्शन डी से। कब लिखा है? तो 1929 ईस्वी में लिखा है। मित्रों, प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। शिव सिंह सरोज नामक कृति किस लेखक की है? बताइए, शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? तो शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेगर की रचना है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शिव सिंह सरोज का रचना काल पूछता है तो 1883 ईस्वी है। ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? वल्लभाचार्य का संबंध किस मत से है? बताइए, वल्लभाचार्य किस मत से जाने जाते हैं? तो पुष्टिमार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है? अरे, प्रश्न नंबर 5 साहित्य लहरी के कृतिकार कौन है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है? रसमंजरी इनमें से किस कवि की कृति है? बताइए, रसमंजरी किसकी रचना है? तो रसमंजरी नंददास की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रसमंजरी का विषय पूछता है तो ये रस से संबंधित है, इसमें रस निरूपण है। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का संपादक रहा है? बताइए, तार सप्तक का संपादक कौन रहा है? तो अज्ञे तार सप्तक के संपादक थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1943 ईस्वी में हुआ है। तार सप्तक को ही प्रथम तार सप्तक कहते हैं। प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन सा है? बताइए, प्रयोगवादी कवि कौन सा है इसमें से? तो प्रयोगवादी कवि अज्ञेय है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? मधुशाला के रचयिता कवि का नाम बताइए। मधुशाला किसकी रचना है? बताइए, तो मधुशाला बच्चन की रचना है। डी ऑप्शन सही है। बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद के प्रवर्तक हैं कौन? बच्चन। बसेरे से दूर, बताइए, बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है? तो बसेरे से दूर जो है आत्मकथा विधा की पुस्तक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? बताइए, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवादी युग के कवि हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन वीडियो बनाने में आपका मिलता है। कमायनी किस काल की रचना है? कमायनी किस काल की रचना है? बताइए, तो कमायनी छायावादी काल की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कमायनी का रचना वर्ष पूछता है तो 1935 से है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। पल्लव के रचयिता कवि का नाम बताइए। पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव पंत की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है? अरे 14, वेदना की कवयित्री किसे कहा जाता है? वेदना की कवयित्री किसे कहा जाता है? बताइए, तो वेदना की कवयित्री के नाम से कौन जानी जाती हैं? तो
महादेवी वर्मा वेदना की कवयित्री कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या कर रहा है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, देना तुम फेंक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की है। बी ऑप्शन से हो जाए। किस कविता से है? इनकी एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा कविता से है माखनलाल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है? निराला की साहित्य साधना के रचयिता कौन है? बताइए, निराला की साहित्य साधना किसने लिखा है? तो ये जीवनी परक है, निराला की जीवनी पर लिखा गया है, रामविलास शर्मा ने लिखा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 आस्था, आस्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप क्या होगा? बताइए 17 का आस्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तिष्ठत होगा, तिष्ठत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है? पीप धातु, पीप धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए। 18 का बताइए। तो 18 क्या हो जाएगा? बहुवचन में पिबंत होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गम धातु, गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? बताइए 19 का कौन सा होगा? तो गच्छेत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है? भू धातु, भू धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। बताइए इसमें से कौन होगा? 20 का कौन होगा? अभवम होगा, अभवम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नोट निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयनित कीजिए। बताइए इसमें सही अर्थ आपको बताना है। मुहावरा है डंके की चोट कहना, डंके की चोट पर कहना का अर्थ क्या होता है? बताइए 21 का तो क्या होता है? स्पष्टता से कहना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है? कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बताइए। तो ए ऑप्शन सही, विपत्ति में धैर्य धारण करना हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 23। अवधि खोपड़ी होना, अवधि खोपड़ी होना का क्या अर्थ होता है मुहावरे का? तो मूर्ख होना। क्या होना? मूर्ख होना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है? कूपमंडूक होना, कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कूपमंडूक होना का अर्थ होता है सीमित ज्ञान होना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 काला अक्षर भैंस बराबर होना, काला अक्षर भैंस बराबर होना का क्या अर्थ होता है मुहावरे का? तो मूर्ख होना। क्या होना? मूर्ख होना। क्या हो जाएगा काला अक्षर 25 का? बताइए 25 का कौन सा हो जाएगा? निरक्षर होना, सॉरी निरक्षर होना हो जाएगा। क्या होगा? निरक्षर होना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 26। सरसद दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि थे? बताइए सरसद दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि थे? तो 26 का कौन सा हो जाएगा? तीसरा सप्तक के कवि थे। किस सप्तक के? तीसरा सप्तक कवि थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है? किस काव्यधारा को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है? बताइए मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण किस काव्यधारा को कहा जाता है? तो प्रगतिवाद को कहा जाता है। प्रगतिवाद को ही मार्क्सवाद भी कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 28। प्रश्न नंबर 28 का करें इनमें से कौन दूसरा सप्तक का कवि है? बताइए इनमें कौन दूसरा सप्तक का कवि है? 28 का तो दूसरा सप्तक का कवि है शमशेर बहादुर सिंह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 29।
आत्मजयी नामक कृति के रचनाकार है, बताइए आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो किसकी रचना आत्मजयी है? तो कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 30। कनुप्रिया किस विधा की रचना है? बताइए कनुप्रिया किस विधा की रचना है? तो कनुप्रिया काव्य है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका है बताइए? तो धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न नंबर क्या करा है? निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, बताइए इसमें से कौन सा होगा? उल्लेख, उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? तो कौन सा सही है? तो उत प्लस लेख होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत प्लस लेख होता है। व्यंजन त का लौ में बदल जाता है। व्याप्त में कौन सी संधि है बताइए? व्याप्त में कौन सी संधि है? तो व्याप्त में यौन संधि है। इसका संधि विच्छेद कैसे हो जाएगा? वी प्लस आप्त हो जाएगा। न्यून, तो ये न्यून का संधि विच्छेद क्या है? सही सही बताइए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नी प्लस ऊन हो जाएगा न्यून। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है, बताइए हिंदी के कौन काव्य भाषा परक समीक्षक जाने जाते हैं? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जाने जाते हैं काव्य भाषा परक समीक्षक के रूप में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 35। अपभ्रंश का वाल्मीकि में से किसे कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि वाल्मीकि जो है संस्कृत में रामायण लिखे थे और ये अपभ्रंश भाषा में रामायण लिखे थे स्वयंभू ने, इसलिए इसे स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न नंबर चलते हैं 36। प्रश्न नंबर 36 क्या कर रहा है? इस मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू आर्य, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए यह पंक्ति किस कवि की है? इस मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू आर्य, तो ये भारतेंदु की पंक्ति है। किसके विषय में कहा है? रसखान और रहीम के विषय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कर रहा है? कि रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी, बताइए कब हुई थी? विक्रमी संवत में बताना है। तो 1631 विक्रमी संवत में हुई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत मोस्ट किस भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस? अवधी भाषा में लिखी गई। किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। अगर इसको सन में पूछे तो आप 1631 में 57 वर्ष घटा देंगे तो कब हो जाएगा? तो 1574 ईस्वी हो जाएगा। अगर सन में पूछे तो 1574 ईस्वी में रामचरितमानस लिखी गई है। अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है? इसमें से बताइए अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है? 38 का तो कृष्णायन जो है अवधि में रचित महाकाव्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए रामचंद्रिका केशव दास की रचना है, ब्रज भाषा में लिखी गई। कमायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना है जो खड़ी बोली में लिखी गई है। और रामायण वाल्मीकि की रचना है जो संस्कृत में लिखी गई है। टूटना कहानी के लेखक, प्रश्न 39 क्या करा है? टूटना कहानी के लेखक बताइए किसका कहानी है टूटना? तो राजेंद्र यादव की कहानी है टूटना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, बताइए किससे हुआ पश्चिमी हिंदी का विकास? तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौसैनी अपभ्रंश हुआ है। किससे हुआ है? सौसैनी अपभ्रंश से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में सही समास का निर्देश दिए गए विकल्पों में कीजिए, बताइए सही समास आपको ढूंढना है। आमरण, आमरण में कौन सा समास है बताइए? आमरण में अव्ययी भाव समास है। ए ऑप्शन सही है। देखिए आ जो है उपसर्ग लगा हुआ है, मरण मूल शब्द है, जो उपसर्ग लगे होते हैं अव्ययी भाव समास अक्सर होते हैं। कोशकार, बताइए कोशकार में कौन सा समास है? 42 का बताइए। तो कोशकार तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 43। प्रश्न नंबर 43 क्या कर रहा है? देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देव, देव और असुर होता है। देव
और असुर। देव और असुर हो गया तो कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचामृत, बताइए पंचामृत में कौन सा समास है? देखिए संख्यावाची आ गया तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 45। देह लता, देह लता में कौन सा समास बताइए? देह रूपी लता, कौन सी हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। 45 का बताइए, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 46। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाएगा? त्रिनेत्र मतलब होता है तीन जिसके नेत्र हो, अर्थात कौन है तीन नेत्र वाले? शिव जी हैं, शंकर जी हैं, तो बहुब्री समास होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 47। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? बताइए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्णों की संख्या है 52। कितनी है? 52 है। स्वर कितने हैं हिंदी में? बताइए स्वर कितने हैं? तो स्वर कुल 11 होते हैं। व्यंजन कितने हैं? तो 33 व्यंजन होते हैं। प्रश्न में चलते हैं 49। प्रश्न नंबर 49 क्या कर रहा है? 48। प्रेमाख्यानक कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? बताइए प्रेमाख्यानक कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सूफी कवि के नाम से प्रेमाख्यानक कवियों को पुकारा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 49। संदेश रासक के रचयिता का नाम बताइए। बताइए संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 50। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? बताइए अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं 50 का? तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न वर्ण किस प्रकार के हैं? सही विकल्प में चयन कीजिए। बताइए ग, ग का उच्चारण स्थान बताना है। तो अकु विसर्जनियाम कंठा, क ख ग घ अंग क्या होते हैं? कंठ से होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं फ, फ का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो उपदीय नाम ओष्ठा, उ प फ ब भ म होते हैं, ओठ से बोले जाते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं घ, घ का उच्चारण स्थान बताना है आपको। तो क ख ग बताया था मैं आपको कंठ से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 क्या कर रहा है? ज का उच्चारण स्थान बताना है। च छ ज क्या हो जाएगा? तालव्य वर्ण है च छ ज झ। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 56। निम्न की सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। बताइए सही कोड कौन सा है इसमें से? काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? विश्वनाथ हैं। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की रचना है। रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ की रचना। इस प्रकार ए का कूट ए होगा। ए का देखिए ए कौन ए का 2 है। ए का 2 कौन सा है? तो ए वाला है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 57। रस सूत्र किस आचार्य की देन है? बताइए रस सूत्र किसने दिया है? तो रस सूत्र भरत मुनि ने दिया है। इनका रस सूत्र किस ग्रंथ में है? तो नाट्य शास्त्र में दिया है। नाट्य शास्त्र में। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 क्या कर रहा है? निम्न आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना कीजिए। बताइए एक ये आचार्य हैं, आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? भामह 6वीं शताब्दी में आते हैं। किसमें? 6वीं। दंडी 7वीं में। विश्वनाथ 14वीं में। मम्मट 10वीं और 11वीं में आते हैं। इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 59। 59 का अगर मृच्छकटिकम के रचयिता है। बताइए मृच्छकटिकम किसकी रचना है? 59 का बताइए मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं
नोट निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कीजिए। बताइए इसका समानार्थी कौन होगा। बताइए पर्यायवाची, समानार्थी का अर्थ है पछवाड़ी। कंचन, कंचन का अर्थ क्या होता है बताइए 60 का। तो कंचन का अर्थ होता है सोना, सोना भी, सोना जो पहने जाता है, सोने के अर्थ में नहीं कि आप गए और सो गए। सोना मतलब जो पहनने वाला गहना आता है उसी सोना, कंचन। प्रश्न नंबर 61, सोम, सोम का अर्थ बताइए, सोम का प्रवाची क्या होगा। सोम का 61 का बताइए। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 क्या कर रहा है देखिए, शिखी, शिखे कहते हैं इसके जो शिखा युक्त है। शिखा किसकी होती है तो मोर के ऊपर जो शिखा होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, इनमें से कौन हिरण का प्रवाची नहीं है। बताइए हिरण का प्रवाची नहीं है, अहि नहीं होगा, सी ऑप्शन से। अहि का अर्थ क्या होता है सांप होता है, क्या होता है सांप होता है, सर्प होता है। प्रश्न नंबर 64, इनमें से कौन घोड़े का प्रवाची नहीं है। बताइए इसमें से कौन घोड़े का प्रवाची नहीं है तो सिंधु घोड़े का प्रवाची नहीं है, ये ऑप्शन है। घोटक संधव घोड़े का प्रवाची लेकिन सिंधु नहीं है। प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 65 क्या कर रहा है देखिए, युगे युगे क्रांति के रचयिता कौन है। बताइए युगे युगे क्रांति किसकी रचना है तो विष्णु प्रभाकर की रचना, युगे युगे क्रांति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 क्या कर रहा है, इनमें कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है तो शारदिया नाटक जगदीश चंद्र माथुर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 67, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है। बताइए प्रगतिवादी काल कब से कब तक चला है 67 का। बताइए तो 1936 से 1943 तक चला है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता है। बताइए कौन है लाल पान की बेगम कहानी लिखा है तो फरीश्वरनाथ रेणु की कहानी है लाल पान की बेगम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, इसमें से बताइए ऑप्शन को देखकर बताना है कौन संपादक इसमें रहे हैं सरस्वती पत्रिका के। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक, सी ऑप्शन से हो जाएगा। कब से कार्यभार ग्रहण किए हैं तो 1903 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी कब से कार्यभार ग्रहण किए थे 1903 से 1920 तक के रहे हैं संपादक। उदंत मार्तंड नामक पत्र कहाँ से निकलता था। बताइए उदंत मार्तंड कहाँ से पत्र निकलता था तो कलकत्ता से निकलता था, डी ऑप्शन से है। कब से निकलता था, प्रारंभ कब हुआ तो उसका प्रारंभ हुआ 1826 ईस्वी में। प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इसमें किसकी वर्तनी सही है तो इसकी आर्द्र, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही वर्तनी सही है, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न में चलते हैं 72, प्रश्न में 72 क्या कर रहा है, मानवीकरण। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, मानवीकरण शुद्ध वर्तनी बताना है आपको तो मानवीकरण हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। इसमें यह नहीं होता है, जो ये लगा है एक गलत है, तो मानवीकरण हो जाएगा शुद्ध रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 73, उपरोक्त। बताइए उपरोक्त इसमें कौन सा सही होगा प्रश्न नंबर 73 का तो उपरोक्त नहीं होता उपर्युक्त होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सब सही है, उपरोक्त गलत है। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74 क्या कर रहा है, सहस्त्र। बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहस्त्र होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा सहस्त्र। प्रश्न नंबर चलते हैं 75, उपलक्ष्य। बताइए कौन सा इसमें सही होगा, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा होगा तो उपलक्ष्य होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोर का तत्सम क्या है, मोर का तत्सम क्या है बताइए, मोर का तत्सम क्या होगा मयूर होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है तथा अच्छी वीडियो बनाने को प्रेरित करता है। आप ज़रूर कमेंट करें। बछड़ा किस शब्द से विकसित हुआ है। बताइए प्रश्न नंबर 77, बछड़ा किस शब्द से विकसित हुआ है तो वत्स से विकसित हुआ है, सी ऑप्शन
सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 78। साखी शब्द है, बताइए साखी कैसा शब्द है। साखी का जो होता है ये तत्भव शब्द है, तत्सम रूप इसका कहा होता है साक्षी होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 79। पारा किस शब्द का तद्भव है, बताइए पारा किसका तद्भव है। तो पारद का तत्सम, पारद जो है तत्सम शब्द है, पारा तद्भव शब्द है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 क्या कर रहा है, भौजाई का तत्सम होगा, बताइए भौजाई का क्या तत्सम होता है। तो भात्र जाया होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81। जिज्ञासु का सही अर्थ क्या है, बताइए जिज्ञासु का सही अर्थ क्या है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा 81 का, बताइए। तो जानने की इच्छा रखने वाला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु कहा जाता है। अंतेवासी, अंतेवासी की अर्थ में प्रयुक्त होता है, बताइए अंतेवासी किसे कहते हैं। तो जो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है उसे अंतेवासी कहते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभाती का तात्पर्य बताइए, प्रभाती किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो प्रभात में गाया जाने वाला गीत प्रभाती कहलाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 84। मछली जैसी आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए जो मछली जैसी आंखों वाली होती है उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मीनाक्षी कहते हैं, क्या कहते हैं मीनाक्षी। मृग नैनी किसे कहते हैं, जो मृग जैसे आंखों वाली होती है उसे मृग नैनी कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 85। प्रश्न में 85 क्या कर रहा है, 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं, बताइए 100 वर्ष का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं। तो शताब्दी कहा जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 86। निम्नलिखित वाक्यों के जिस भाग में अशुद्धि है उसका चयन कीजिए। मित्रों एलटी में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, आप हर प्रकार के प्रश्नों की सामना करें। इसमें से कौन सा अशुद्ध है, गलत है, बताइए। देखिए ए है ए, इतना है बी, इतना सी है और इतना डी है। इसमें से कौन सा गलत है। मेरे को कल आगरा जाना है, कोई टूटी नहीं, इसमें से कौन सा गलत है। देखिए मेरे को नहीं होता है, मेरे तेरे को नहीं होता है कभी भी, तो यहाँ कहाँ रहेगा मुझे रहेगा, मुझे कल आगरा जाना है, तो ए ऑप्शन गलत है। प्रश्न में चलते हैं 87। प्रश्न में 87 क्या कर रहा है, बटेश्वर के मेले में भारी भरकम भीड़ थी कोई टूटी नहीं। देखिए बटेश्वर के मेले में ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो इसमें से कौन रह जाएगा 87 का, बताइए। तो भीड़ जो होती है भारी भरकम नहीं होती, ये गलत है, भारी भरकम नहीं होगा, तो बी ऑप्शन गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 क्या कर रहा है, उसकी सौभाग्यशाली पुत्री का विवाह 26 तारीख को होगा। इसमें से बताइए कौन सा सही गलत है। तो देखिए अभी अभी शादी होने वाला है 26 तारीख को, तो ये सौभाग्यशाली नहीं होगी, सौभाग्यकांक्षी होगी। सौभाग्यशाली गलत शब्द है, क्योंकि अभी शादी होने वाला है, जो शादी हो जाता है तब सौभाग्यशाली पुत्री बोली जाती है, तो बी ऑप्शन गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 89। साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है कोई टूटी नहीं, बताइए। इतना ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, बताइए इसमें से कौन सा सब गलत है। देखिए संबंध घनघोर नहीं होता है, ये घनघोर नहीं होता, घनघोर की जगह क्या रहेगा, घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, घनघोर गलत शब्द है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। मित्रों हर प्रकार के शब्दों का सामना प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ेगा एलटी जीआरसी टीजीटी पीजीटी में, इसलिए आप ऐसे प्रश्न भी जरूर याद कर लें। आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ कोई त्रुटि नहीं, इसमें बताइए कौन सा गलत है। देखिए धन्यवाद सहित नहीं होता है, आपका पत्र प्राप्त हुआ, ए बी ऑप्शन गलत है। मित्रों प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मित्रों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका परम कर्तव्य बनता है, और लाइक जरूर कर दें। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, बताइए
श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या कर रहा है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? बताइए, शोक किसका स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 93। किस रस को रसराज कहा जाता है? बताइए, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसों का राजा कौन सा रस है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? जिस पंक्तियाँ और जिस कविता को जो जिस रचना को पढ़ने से हमें ओज गुण प्राप्त होता है उसे वीर रस होता है। कौन सा? उत्साह में आ रहा है इसको पढ़ने में, तो ए ऑप्शन वीर रस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? बताइए, उपमेय की तुलना उपमान से की जा रहा है तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जानो जानो मन मानो का प्रयोग किस अलंकार में होता है? किसमें वाचक शब्द होते हैं? जानू जन जनहु, मानो मन मनहु। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द होता है जानू जन जनहु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों चलते हैं प्रश्न नंबर 97। उत्कर्ष का विलोम बताइए। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 क्या कह रहा है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? बताइए, किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। किसमें? अवधी भाषा में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। कब लिखा है? 1631 संभवत में लिखा है, विक्रमी संभवत में लिखा है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जीडीसी में पूछा गया 2021 में। जीडीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा है? तो ब्रजभाषा प्रमुख बोली है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 100। देखिए, हम लोग इस प्रश्नोत्तरी का शतक लगा लिए हैं। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बताइए, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं हम 101। 101 क्या कर रहा है? निम्नलिखित कूटों को भर के अब सुमेलित करना है। बताइए, सरस्वती दयाल सक्सेना, सरस्वती दयाल सक्सेना की रचना कौन सी है? जैसे तो काठ की घंटियाँ दूसरा हो जाएगा। कुंवर नारायण की कौन सी कृति है? तो चक्रव्यूह कुंवर नारायण की कृति है। जयशंकर प्रसाद कौन सी कृति है? आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। अज्ञेय की कौन सी कृति है? इत्तेलम अज्ञेय की कृति है। इस प्रकार ए का देखिए 2, ए का 2 कौन सा है? ए हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं गीत फरोश। बताइए 102 नंबर। गीत फरोश नामक कविता का रचयिता कौन है? बताइए, गीत फरोश किसकी कविता है? तो गीत फरोश किसकी कविता है? बताइए 102। तो गीत फरोश के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 103। नागार्जुन का संबंध किस काव्यधारा से है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नागार्जुन, क्योंकि आधुनिक युग के कबीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। नागार्जुन है तो प्रगतिवाद से इनका संबंध रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वामन ने काव्य की आत्मा किस तत्व को स्वीकार किया? बताइए, वामन ने काव्य की आत्मा स्वीकार किया है तो किस तत्व को? तो रीत को माना है। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वामन। और अलंकार संप्रदाय दंडी भी आते हैं, भामा भी आते हैं। ध्वन संप्रदाय आनंदवर्धन का है, वक्रोक्ति कुंतक का संप्रदाय है। प्रश्न में चलते हैं 105। 105 क्या कर रहा है? संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है। बताइए, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में आ जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 106। देशज शब्द का अभिप्राय है। बताइए, देशज शब्द का क्या अभिप्राय होता है? जिसकी व्युत्पत्ति का ज्ञान न हो उसे देशज शब्द कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 107। 107 क्या कर रहा है? साधारणीकरण सिद्धांत के जनक। बताइए, साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कौन है? तो भट्ट नायक हैं। बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 108। इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, बताइए। अर्धविराम चिन्ह कौन सा है 108 का? तो ये अर्धविराम चिन्ह है, आप याद कर लीजिए। बी ऑप्शन सही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर चल रहे हैं 109। मूड़ पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल में कौन सा दोष है, बताइए। देखिए ये मूड़ जो है एक ग्रामीण भाषा का शब्द लगता है, देखिए, तो इसलिए ग्रामत्व दोष हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 110। 110 क्या कर रहा है? हाइकू कविता का मूल स्थान है, बताइए। हाइकू कविता का मूल स्थान कहाँ पर है? तो जापान से संबंधित हाइकू कविता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये प्रश्न उत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। यतश्च निर्धारण किस विभक्ति से जुड़ा हुआ सूत्र है, बताइए। यतश्च निर्धारण किस विभक्ति का सूत्र है? तो सप्तमी विभक्ति का सूत्र है, जिससे हमें निर्धारण होता है, जिससे कि वह जटा से तपस्वी लगता है, तो इसमें यतश्च निर्धारण लगेगा, सप्तमी विभक्ति। प्रश्न नंबर 112। द्रष्टवा, द्रष्टवा में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए। द्रष्टवा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? तो कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभि प्लस आगत होता है, अभि प्लस आगत, अभि उपसर्ग है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 114। 114 क्या कर रहा है? विद्याधनम में समास, बताइए। विद्याधनम में कौन सा समास है? इसका समास भी विद्या रूपी धन, अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 चलते हैं। इनमें से कौन सी कृति कालिदास की है, बताइए। कालिदास की कौन सी रचना है इसमें से? तो कौन सी रचना है? तो विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116। 116 क्या कर रहा है? निम्नलिखित सूचियों सुमेलित कर सही कोड का चयन करिए। देखिए सुमेलित करना है। कालिदास की कौन सी रचना है? तो कुमार संभवम कालिदास की रचना है। श्रीहर्ष की कौन सी रचना है? नैषधि चरितम है। भारवी की कौन सी रचना है? किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। भभूति की कौन सी रचना है? तो उत्तरराम चरितम रचना है। तो कालिदास ए का तीसरा है और बी का चौथा, ए का तीसरा और बी का चौथा, देखिए किस में है? तो इसमें हो जाएगा, ए का तीसरा है और बी का चौथा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करके बताएं प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी। इनमें से एक रचना बिहतरई में आती है, उन्हें छांटिए। जो बिहतरई में आती है बताइए, उस रचना को आपको क्या करना है? छांटना है। तो बिहतरई में जो कालिदास की कोई रचनाएं नहीं आती हैं। शिशुपाल बधम जो है बिहतरई में आता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? तो माघ है, माघ की रचना है। चलते हैं 118। कुवलयानंद के रचयिता का नाम बताइए। कुवलयानंद बताइए किसकी कृति है? तो अप्पय दीक्षित की कृति है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 119। 119 क्या करा है? काव्य मीमांसा किसकी कृति है, बताइए। काव्य मीमांसा किसकी कृति है? तो काव्य मीमांसा राजशेखर की कृति है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आप इसे जरूर याद कर लें। अब चलते हैं 120। 120 क्या कर रहा है? संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को घोषित किया, बताइए। संविधान के धारा 343(1) में क्या घोषित किया गया? हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा अभी तक हिंदी हमारी नहीं बन पाई है, तो हिंदी हमारी संविधान में क्या है? राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। बताइए मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है, बताइए। मगही किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी? तो ये बिहारी हिंदी की बोली है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122। विभक्त रस का स्थायी भाव, बताइए। विभक्त रस किसका स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा का स्थायी भाव विभक्त होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लें। प्यारे भाइयों बहनों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर हमें बताएं, इससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की यह परिभाषा दी है, बताइए किसने यह काव्य गुण परिभाषा दिया है?
काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही क्या करते हैं, काव्य कहते हैं। आचार्य वामन का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 124। 124 क्या कर रहा है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। देखिए ये सूची सुमेलित करना है, तो यशपाल, यशपाल का कौन सी कृति है, तो झूठा सच इनका प्रमुख उपन्यास है। बिंद्रावन लाल वर्मा, बिंद्रावन लाल वर्मा का कौन सा है, मृग नयनी। और भीष्मसानी कौन सा है, तमस। और मनोहर श्याम जोशी कौन सा है, कुरु कुरु स्वाहा। एक ट्रिक है, देखिए मृग कहाँ रहता है, तो बिंद्रा के वन में रहता है, बिंद्रा वन में रहता है। इस प्रकार ए का कौन सा होगा, 3 और बी का कौन सा हो जाएगा, 4। ए का 3 और बी का 4, देखिए कौन सा है, ए का 3 है, बी का 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मित्रों इस प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दें। 125 प्रश्नोत्तरी है, आज का अंतिम प्रश्न है। तो राजन शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप होगा, बताइए राजन शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा, तो राजभी होगा, बी ऑप्शन सही होगा। प्यारे भाइयों बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। तो आज आपसे विदा लेते हैं, तो आपको सबको धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले प्रश्नोत्तरी को लेकर।